नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और निरंतर अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। विद्यार्थियों, मैं अंकित भार्गव हमारे क्यूज कंपटीशन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम हर रोज़ YouTube पर हमारे चैनल पर आपके लिए एक वीडियो जो जितने भी पुराने पेपर हुए हैं, BSTC के अभी तक जितने भी पुराने पेपर हुए हैं, उन सभी का सॉल्यूशन लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूं, जिसमें 2015 का पेपर जिसमें 2015 का पेपर विद्यार्थियों हमने सॉल्व कर लिया था। 2015 का पेपर हमने विद्यार्थियों दो वीडियो में हमने सॉल्व कर लिया था। उसका पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के दोनों वीडियो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। और 2016 BSTC 2016 का पेपर हमने इसकी एक वीडियो अपलोड कर दी है, ये उसकी दूसरी वीडियो है। क्योंकि विद्यार्थियों, ये सारे जीके के जो 50 प्रश्न हैं, ये मैं 1 घंटे की एक वीडियो में भी कंप्लीट करा सकता था, लेकिन आपके लिए मैं उन प्रश्नों को किस तरीके से हल कराता हूँ, किस तरीके से अपन उनका सॉल्यूशन करते हैं, वो आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। एक प्रश्न 4 ऑप्शन, चारों की चारों ऑप्शन के कंसेप्ट में आपको समझाता हूँ, या कोई चैप्टर जो ज़्यादा अच्छा है, उसमें से ज़्यादातर प्रश्न आते रहते हैं, उस पूरे चैप्टर को विस्तृत से खोलकर आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तो आइए साथियों, हमारी इस टेस्ट सीरीज में जुड़कर आप भी जीके में अपनी पकड़ मजबूत कीजिए। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। 2016 का हम जो पेपर सॉल्व कर रहे थे, ये उसका दूसरा पार्ट है, ये उसकी दूसरी वीडियो है। और ये हमारे चैनल का नाम है, कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी जीके में एक अच्छा स्कोर हासिल कर सकें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। BSTC 2016 का पेपर है, ये सेकंड पार्ट है वीडियो की। कौन सा पार्ट है? सेकंड। फर्स्ट वाला पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, हमारी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं हमारी इस टेस्ट सीरीज को। देखिए विद्यार्थियों, ये 2016 का पेपर है। ये किसका पेपर है? 2016 का पेपर है। पहला प्रश्न है, देखिए साथियों, पहला प्रश्न है, मीराबाई किसकी पुत्री थी? मीराबाई किसकी पुत्री थी? मीराबाई किसकी पुत्री थी? देखिए, मीराबाई के थोड़ा सा जीवन पर चरित्र को देखते हैं हम। प्रश्न दे रखा है, पूछा है हमसे, मीराबाई किसकी पुत्री थी? जोधाजी की, बीरमदेव की, रतन सिंह की और दूधोजी की। जोधाजी की, बीरमदेव की, रतन सिंह की और दूधोजी की। चलिए विद्यार्थियों, मीराबाई के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। मीराबाई के पिता का नाम, रतन सिंह। मीराबाई के पिता का नाम क्या है विद्यार्थियों? रतन सिंह। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह। देखिए, इस बार प्रश्न में हमसे पूछा कि मीराबाई किसकी पुत्री थी, अर्थात इनके पिता कौन थे? पिता कौन है इनके? रतन सिंह। लेकिन अगली बार हमसे ये भी तो पूछ सकता है कि मीराबाई के पति का नाम क्या था? मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो मीराबाई, पिता का नाम रतन सिंह, पति, मीराबाई के पति भोजराज। मीराबाई के पति कौन है विद्यार्थियों? भोजराज सिंह सिसोदिया। भोजराज सिंह सिसोदिया पूरा नाम है ये इनका, भोजराज सिंह सिसोदिया। मीराबाई के पति का नाम भोजराज सिंह सिसोदिया। मीराबाई इस तरीके से अगर पति पूछे तो भोजराज सिंह सिसोदिया। ये प्रॉपर कहाँ के थे? मीराबाई कहाँ की थी? कुड़की गांव, कुड़की गांव पाली। कहाँ की थी? कुड़की गांव पाली। मीराबाई कहाँ की थी विद्यार्थियों? कुड़की गांव पाली की थी। मीराबाई का हम जीवन चरित्र पढ़ रहे हैं, उनसे संबंधित कुछ बातें पढ़ रहे हैं। मीराबाई, इनके पिता का नाम क्या था? रतन सिंह। मीराबाई के पिता का नाम क्या था विद्यार्थियों? रतन सिंह।
इनके पति का नाम था भोजराज सिंह सिसोदिया। मीराबाई के पति का नाम क्या था? भोजराज सिंह सिसोदिया। ये मीराबाई कहाँ की थी? कुड़की गांव पाली, ये पाली की राजकुमारी थी। मीराबाई कहाँ की थी? कुड़की गांव पाली की थी। और इसके अलावा मीराबाई, देखिए मीराबाई का मंदिर, मीराबाई का मंदिर जिसको बोलते हैं मीरा मंदिर, कई बार एग्जामों में पूछा गया। मीरा मंदिर, मीरा मंदिर है विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़ में। मीरा मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। मीरा मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। मीरा मंदिर है विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़ में। किसने बनवाया? राणा कुंभा ने। किसने बनवाया विद्यार्थियों? राणा कुंभा ने। मीरा मंदिर किसने बनवाया? राणा कुंभा ने। मीराबाई का मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। किसने बनवाया? राणा कुंभा। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उसमें है मीरा मंदिर। किसने बनवाया? राणा कुंभा ने। देखिए विद्यार्थियों, मीरा मंदिर, मीरा महोत्सव, यदि मीरा मंदिर ना पूछे आपसे तो पूछेगा मीरा महोत्सव। मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? चित्तौड़गढ़ में। मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है साथियों? चित्तौड़गढ़ में। मीरा मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। किसने बनवाया? राणा कुंभा ने। और मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? चित्तौड़गढ़ में। ये था मीराबाई के बारे में कंसेप्ट। मीराबाई से जैसे इस बार प्रश्न पूछा उसने कि किसकी पुत्री थी मीराबाई, किसकी पुत्री थी, तो किसकी पुत्री थी? रतन सिंह। मीराबाई, अगली प्रश्न में आपको देखने को मिले हो सकता है कि मीराबाई प्रॉपर कहाँ की थी, कहाँ की राजकुमारी थी, तो कहाँ की थी? कुड़की गांव पाली की थी। मीराबाई कहाँ की थी? कुड़की गांव पाली की। यदि पति का नाम पूछे तो भोजराज। पति का नाम क्या है विद्यार्थियों? भोजराज सिंह सिसोदिया। पति का नाम भोजराज सिंह सिसोदिया। मीरा मंदिर पूछे आपसे तो चित्तौड़गढ़ में। मीरा मंदिर कहाँ है विद्यार्थियों? चित्तौड़गढ़ में। मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ में। किसने बनवाया? राणा कुंभा ने। मीरा मंदिर किसने बनवाया विद्यार्थियों? राणा कुंभा ने। और मीरा महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ का। मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? चित्तौड़गढ़ में। ये कंसेप्ट था मीराबाई के बारे में। एक और कंसेप्ट आता है कि इनका अंत समय, इनका अंत समय कहाँ हुआ, इन्होंने अंत समय कहाँ व्यतीत किया, तो ये द्वारका चली गई थी। अंत समय में कहाँ चली गई थी? द्वारिका। अंत समय कहाँ बीता इनका? द्वारिका। अंत समय कहाँ? द्वारिका। द्वारिका कहाँ? गुजरात। देखिए मेवाड़ से संबंधित है मीराबाई। किससे संबंधित है? मेवाड़ से। मेवाड़ में राणा कुंभा, राणा कुंभा ने इनका क्या बनवाया? चित्तौड़गढ़ में मंदिर बनवाया, मीरा मंदिर बनवाया, इनके लिए कुटिया बनवाई मेवाड़ में। तो मीरा मंदिर किसने बनवाया? राणा कुंभा ने। मीरा मंदिर किसने बनवाया? राणा कुंभा ने। और इनका अंत समय कहाँ व्यतीत हुआ? द्वारका में। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थी मीराबाई। किस में लीन थी? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में। और द्वारका में मूर्ति में जाके समाहित हो गई। द्वारका में मूर्ति में जाके समाहित हो गई। द्वारका कहाँ है? गुजरात में। तो ये मीराबाई के बारे में कंसेप्ट था। मीराबाई से संबंधित आज के बाद आपसे कुछ भी प्रश्न पूछे तो ये मीराबाई का पूरा जीवन परिचय। कुछ प्रश्न नहीं पूछता है मीराबाई से, या तो पिता का नाम पूछता है। ये देखिए 2016, ये देखिए 2016 का पेपर। 2016 के पेपर में क्या पूछा? पिता का नाम। या पूछता है पति का नाम, या क्या पूछता है? पति का नाम। या पूछेगा प्रसिद्ध मंदिर, या पूछेगा मीराबाई का मंदिर कहाँ है, तो हमने देखा चित्तौड़गढ़ में। या पूछेगा मीराबाई प्रॉपर कहाँ की थी? कुड़की पाली की। और उसके अलावा मंदिर किसने बनवाया? राणा कुंभा ने। मंदिर किसने बनवाया? एक ये इंपॉर्टेंट है, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में। मीरा महोत्सव कहाँ विद्यार्थियों? चित्तौड़गढ़ में। और इनका अंत समय कहाँ व्यतीत किया इन्होंने? द्वारका में जाके, द्वारका गुजरात में जाके भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में लीन हो गई। तो ये था हमारा पहला प्रश्न, इसका उत्तर रतन सिंह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, प्रसिद्ध कैला देवी मंदिर किस जिले में है? प्रसिद्ध कैला देवी मंदिर किस जिले में है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें, सवाई माधोपुर में है, करौली में है, उदयपुर में है और अजमेर में है। एक एक कंसेप्ट, चार ऑप्शन, चारों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी स्थान पे कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, किस जिले में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। कैला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? सबसे पहले अजमेर। अजमेर में क्या है? अजमेर में क्या है? ब्रह्मा मंदिर है। अजमेर में क्या है? सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का मंदिर। ब्रह्मा जी का मंदिर। ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? अजमेर। कहाँ है? पुष्कर अजमेर में। कहाँ है? पुष्कर अजमेर। यहाँ रंगीला मेला लगता है। पुष्कर अजमेर में क्या लगता है?
रंगीला मिला। तो ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? पुष्कर, अजमेर में। तो हमने पढ़ा, उसने हमसे पूछा कैला देवी का मंदिर कहाँ है, पहला उसने जो ऑप्शन दे रखा था उसमें नहीं अजमेर, अजमेर से हमने देखा ब्रह्मा जी का मंदिर है, कहाँ है? पुष्कर, अजमेर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि के रचयिता एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। उदयपुर, उदयपुर में देखिए, उदयपुर में विद्यार्थियों जगदीश मंदिर है। उदयपुर में क्या है? जगदीश मंदिर। देखिए मैं आपके लिए जो भी कंसेप्ट लाता हूँ वो कंसेप्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट लाता हूँ, जो भी कंसेप्ट लाता हूँ मैं वो कंसेप्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट लाता हूँ। क्यों इंपॉर्टेंट लाता हूँ? वो कंसेप्ट किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं या किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे, इतने इंपॉर्टेंट लाता हूँ। जिस तरह जैसे ये जगदीश मंदिर है, जगदीश मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। इस मंदिर को क्या कहा जाता है? ये सपने में बना मंदिर है। ये क्या है? सपने में बना मंदिर। सपने में बना मंदिर कौन सा है? जगदीश मंदिर। कहाँ है? उदयपुर में। सपने में बना मंदिर कौन सा है? जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। किसने बनवाया? जगत सिंह ने। किसने बनवाया? जगत सिंह ने। किसने बनवाया? जगत सिंह ने। निर्माता कौन है? जगत सिंह। निर्माता कौन है विद्यार्थियों? जगत सिंह। देखिए अजमेर में हमने देखा ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर, पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, सृष्टि के रचयिता। अजमेर में ब्रह्मा जी का मंदिर। उदयपुर में जगदीश मंदिर है। उदयपुर में क्या है विद्यार्थियों? जगदीश मंदिर है, जिसको सपने का मंदिर बोलते हैं। सपने में बना मंदिर, सपने में बना मंदिर कौन सा है? जगदीश मंदिर, उदयपुर। ये किसने बनवाया? जगत सिंह ने। ये किसने बनवाया विद्यार्थियों? जगत सिंह ने। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा करौली। करौली इसका करेक्ट उत्तर है। करौली क्या है? इसका करेक्ट है। कैला देवी मंदिर कहाँ है? करौली में। कैला देवी मंदिर कहाँ है? करौली में। सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में विद्यार्थियों त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर। देखिए चार ऑप्शन, चारों के बारे में समझिए। किसी न किसी एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ है? सवाई माधोपुर में। करौली में कैला देवी मंदिर। करौली में क्या है? कैला देवी मंदिर। करौली में कैला देवी मंदिर। उदयपुर में जगदीश मंदिर। उदयपुर में क्या है? जगदीश मंदिर। इसको सपने का मंदिर बोलते हैं, स्वप्न में बना मंदिर। इसको क्या बोलते हैं? स्वप्न में बना मंदिर। कौन से मंदिर को बोलते हैं? जगदीश मंदिर को। वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वप्न में बना मंदिर जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। और अजमेर में क्या है? अजमेर में क्या है? ब्रह्मा जी का मंदिर, एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर। अजमेर में क्या है? एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर, पुष्कर, अजमेर में। तो ये था इसका कैला देवी। करौली मंदिर कहाँ है? करौली में। कैला देवी माता का मंदिर कहाँ है? करौली में। ये थे उनसे संबंधित कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। उदयपुर के पास स्थित किस कस्बे को ताम्र नगरी कहा जाता है? देखिए विद्यार्थी, उदयपुर के पास स्थित किस कस्बे को ताम्र नगरी कहा जाता है? ताम्र नगरी कहा जाता है विद्यार्थियों आहड़ सभ्यता को। मैंने आपको उस दिन भी आहड़ सभ्यता का नाम आया था 2015 वाले पेपर में, उस दिन भी मैंने आहड़ सभ्यता पढ़ाया था और इस दिन भी आहड़ सभ्यता का नाम आया था। मैं आपको 2 बार 3 बार कितनी बार भी बता चुका हूँ कि आहड़ सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता 2 ही सभ्यताएं हैं जिनसे हर बार प्रश्न उठकर आता है। हर बार प्रश्न इन्हीं सभ्यताओं से पूछा जाता है। आहड़ सभ्यता एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लो। आहड़ सभ्यता स्थिति कहाँ है? इसकी स्थिति कहाँ है? उदयपुर। आहड़ सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में। आहड़ सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में। प्राचीन नाम आगाटपुर, इसको क्या बोलते हैं? आगाटपुर। आहड़ सभ्यता को क्या बोलते हैं? आगाटपुर। आहड़ सभ्यता को आगाटपुर और धूलकोट, और क्या बोलते हैं? धूलकोट। आगाटपुर और क्या बोलते हैं? धूलकोट। ये इसके स्थानीय नाम है। आहड़ सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में। आहड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे पर है। कहाँ पर है? आयड़ नदी के किनारे पर। खोज किसने की? आहड़ सभ्यता की खोज किसने की? आ से आहड़, ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास। खोज किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास ने। ये है आहड़ सभ्यता। इंपॉर्टेंट है। इन 4 ऑप्शनों के अलावा इसमें से कुछ नहीं आता। एक ऑप्शन और है, आहड़ सभ्यता को ताम्रयुगीन बोलते हैं। देखिए यहाँ 2 कंसेप्ट हैं, यहाँ 2 कंसेप्ट हैं। आहड़ सभ्यता को क्या बोलते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यता बोलते हैं, जबकि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी
ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को बोला जाता है। देखिए विद्यार्थी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसको बोला जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। और आहार सभ्यता को क्या बोलता है? ताम्रयुगीन क्या बोला जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यता। ताम्रयुगीन सभ्यता किसको बोला जाता है? आहार सभ्यता को। आहार सभ्यता की खोज किसने की? अक्षकीर्ति व्यास ने। किस नदी के तट पर है? आयड़ नदी। इसको बेलच भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेलच भी बोलते हैं। आयड़ नदी को क्या बोलते हैं? बेलच भी बोलते हैं। आहार सभ्यता को आगाटपुर या धुलकुट कहा जाता है। ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। ये कैसी है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। हमसे पूछा है क्या आहार सभ्यता उदयपुर के पास स्थित किस कस्बे को ताम्र नगरी कहा जाता है? तो आहार सभ्यता। आहार सभ्यता को क्या कहा जाता है? ताम्र नगरी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी क्या है? गणेश्वर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक कालीबंगा किस जिले में है? किस जिले में मिली? मैंने आपको पहले ही बताया, आहार और कालीबंगा से प्रश्न आते हैं। ये 2016 का पेपर देखिए आप। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक कालीबंगा किस जिले में? कालीबंगा हनुमानगढ़ में। कालीबंगा कहाँ है विद्यार्थियों? हनुमानगढ़ में। थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ते हैं कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा देखिए, कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा कहाँ है विद्यार्थियों? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़। कालीबंगा सभ्यता है हनुमानगढ़ में। इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, मतलब काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की। किसने की? अमलानंद घोष। कालीबंगा की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। कालीबंगा सभ्यता कहाँ है? हनुमानगढ़ में। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। किस नदी के तट पर है? घग्गर नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? घग्गर नदी के तट पर है। आहार सभ्यता हमने देखी आयड़ नदी के या बिड़च नदी के तट पर थी, और कालीबंगा किस पर है? घग्गर नदी के तट पर है। इसके अलावा कालीबंगा का उत्खनन बीबी लाल और बी के थापर ने किया। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन का कार्य बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा किया गया। ये कालीबंगा सभ्यता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता वैसे अपने आप में इतनी बड़ी सभ्यता है कि इसको अगर पढ़ाने में आधा घंटा 1 घंटे का समय लग सकता है, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो बता रहा हूँ। क्या पूछा जाता है? या तो इसकी स्थिति पूछी जाती है। देखिए पहला प्रश्न ये स्थिति पूछी जाती है, या इसका खोजकर्ता अमलानंद घोष खोजकर्ता पूछा जाता है, या पूछा जाता है किस नदी के तट पर है, किस नदी के अफवाह क्षेत्र में विकसित हुई, या पूछा जाता है इनके उत्खनन करता। क्या पूछा जाता है? उत्खनन करता। या इसका शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। तो ये कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। ये कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। देखिए हमारे सामने ऑप्शन और दे रखे हैं, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद, हनुमानगढ़। जयपुर, उदयपुर, राजसमंद, हनुमानगढ़। जयपुर में कौन सी है? देखिए विद्यार्थियों एक एक मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूँ। चलिए इधर से पढ़ो। जयपुर में कौन सी है? जयपुर। जयपुर में कौन सी है? बैराट सभ्यता। जयपुर में कौन सी है विद्यार्थियों? बैराट। जयपुर में कौन सी है? बैराट। पूछा जाए जयपुर बैराट सभ्यता किस जिले में है? तो जयपुर में। उसके अलावा उदयपुर में कौन सी है? आहार सभ्यता। उदयपुर में कौन सी है? आहार सभ्यता। उसके बाद राजसमंद में गिलुन सभ्यता। राजसमंद में कौन सी है विद्यार्थियों? देखिए हनुमानगढ़। कालीबंगा किसमें है? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा किसमें है? हनुमानगढ़ में। जयपुर में कौन सी है? बैराट सभ्यता। जयपुर में कौन सी है विद्यार्थियों? बैराट सभ्यता। उदयपुर में आहार सभ्यता और राजसमंद में गिलुन सभ्यता। राजसमंद में कौन सी विद्यार्थियों? गिलुन सभ्यता। यदि इनमें से प्रश्न पूछे स्थिति तो ये चारों की स्थिति। इनमें से प्रश्न पूछे तो ये चारों की स्थिति। बाकी स्थिति, खोजकर्ता, उत्खननकर्ता, प्रश्न हमेशा इनमें से ही आता है। तो आप इंपॉर्टेंट लगा लेना कालीबंगा को। तो कालीबंगा और आहार सभ्यता
दोनों के दोनों पेपर में आई है, 15 के में भी और 16 के में भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन है चंबल, यमुना, गंगा, सरस्वती। चंबल, यमुना, गंगा, सरस्वती। वह नदी जिसका उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। चंबल, गंगा, यमुना, सरस्वती। देखिए विद्यार्थियों, इस प्रश्न को देखते ही हर कोई गंगा टिक करता है। इस प्रश्न को देखते ही हर कोई क्या टिक करता है? गंगा। क्योंकि गंगा नदी हमारे लिए धार्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बताई गई है। गंगा नदी धार्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बताई गई है, हर कोई इसको गंगा टिक करता है। लेकिन जिसका ऋग्वेद में उल्लेख है वो नदी सरस्वती है। जिसका क्या ऋग्वेद में उल्लेख है वो कौन सी नदी है? सरस्वती नदी है। ये नदी भारत और पाकिस्तान दोनों में बहती थी। अभी वर्तमान में ये नदी लुप्त हो चुकी है। वर्तमान में ये नदी क्या है? लुप्त हो चुकी है। ये नदी कहाँ बहती थी? भारत एवं पाकिस्तान। भारत एवं पाकिस्तान दोनों देशों में बहती थी। हिमालय से इसका उद्गम था। कहाँ से निकलती थी? हिमालय से। और कहाँ बहती थी? भारत एवं पाकिस्तान दोनों में बहती थी। अभी ये नदी लुप्त हो चुकी है। तो ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख मिलता है? सरस्वती नदी का। ऋग्वेद में किसका मिलता है? सरस्वती नदी का। चंबल का नहीं, यमुना का नहीं और गंगा का नहीं। किसका मिलता है? सरस्वती नदी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। राजस्थान में जूनागढ़ कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में जूनागढ़ क्या है? दुर्ग है। जूनागढ़ क्या है? दुर्ग है। जूनागढ़ क्या है? दुर्ग है। तो राजस्थान में जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में, जयपुर में, बीकानेर में और जैसलमेर में। जूनागढ़ दुर्ग। देखिए विद्यार्थी, जूनागढ़ दुर्ग। राजसमंद में कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़। राजसमंद में कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़, जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। जयपुर में कौन सा है? जयगढ़ दुर्ग। जयपुर में कौन सा है? जयगढ़ दुर्ग। बीकानेर में कौन सा है? बीकानेर में जूनागढ़। बीकानेर में कौन सा है? जूनागढ़। जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर बोलते हैं। जूनागढ़ दुर्ग को क्या बोलते हैं? जमीन का जेवर। राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राज सिंह ने। इसको क्या बोलते हैं? जमीन का जेवर। प्रश्न आए जमीन का जेवर है तो जूनागढ़ दुर्ग, जमीन का जेवर। जूनागढ़ दुर्ग को बोलते हैं जमीन का जेवर। राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। स्थिति कहाँ है इसकी? बीकानेर में। जैसलमेर में कौन सा है? सोनारगढ़। जैसलमेर में कौन सा है विद्यार्थियों? सोनारगढ़। चार जिले, चारों से संबंधित जो किले थे, चार जिले चारों से संबंधित जो किले थे वो मैंने आपके सामने लिख दिए। राजसमंद में कुंभलगढ़ दुर्ग है। राजसमंद में क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग, महाराणा प्रताप का जहाँ जन्म हुआ। जयपुर में जयगढ़ दुर्ग है। जयपुर में कौन सा? जयगढ़। इसके अलावा आमेर किला भी आता है। इसके अलावा आमेर भी है, लेकिन मूल रूप से जयगढ़ दुर्ग है। जयपुर में जयगढ़ दुर्ग। मैं एक एक पढ़ा रहा हूँ आपको। जयपुर में क्या है? जयगढ़ दुर्ग है। बीकानेर में जूनागढ़। बीकानेर में कौन सा? जूनागढ़, जिसको जमीन का जेवर बोलते हैं। जूनागढ़ को क्या बोलते हैं? जमीन का जेवर। और सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ है? जैसलमेर में। सोनारगढ़ का किला कहाँ है? जैसलमेर में। इस जयगढ़ दुर्ग को चील का टीला बोलते हैं। जयगढ़ दुर्ग को क्या बोलते हैं? चील का टीला। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चील का टीला है। चार दुर्गों का ऑप्शन में दे देते हैं और पूछते हैं चील का टीला है। चील का टीला है जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग चील के टीले पे बना है, तो चील का टीला क्या है? जयगढ़ दुर्ग। चलिए ये इसका उत्तर हुआ बीकानेर। इसका उत्तर क्या हुआ? बीकानेर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किस जिले का सबसे अधिक क्षेत्रफल है? किस जिले का सबसे अधिक क्षेत्रफल है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें, जोधपुर, जयपुर, धौलपुर, जैसलमेर। जोधपुर, जयपुर, धौलपुर, जैसलमेर। देखिए विद्यार्थियों, सबसे अधिक क्षेत्रफल, देखिए सबसे अधिक क्षेत्रफल है जैसलमेर का। सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है विद्यार्थियों? जैसलमेर का। कितना है? 38,401। कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। 38,401 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? जैसलमेर का। इस बार उसने पूछा सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है। सबसे कम क्षेत्रफल पूछे तो धौलपुर। सबसे कम क्षेत्रफल पूछे तो किसका है? धौलपुर का। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? जैसलमेर का, 38,401 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। धौलपुर का कितना है? 3034। धौलपुर का कितना है? 3034 किलोमीटर स्क्वायर। अभी
उसने इस बार पूछा कि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला तो कौन सा है, जैसलमेर। अगली बार आपसे पूछ सकता है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला तो क्या है, धौलपुर। अगली बार ये पूछ सकता है कि धौलपुर से जैसलमेर कितने गुना बड़ा है, धौलपुर से जैसलमेर कितना बड़ा है, तो कितना गुना बड़ा है, 12.66। कितने गुना बड़ा है, 12.66 गुना बड़ा है। क्या बड़ा है, जैसलमेर। किससे बड़ा है, धौलपुर से। धौलपुर जो जिला है उससे जैसलमेर कितना बड़ा है, 12.66 गुना बड़ा है। मतलब सबसे छोटा जिला हमारा धौलपुर है, उससे सबसे बड़ा जिला जैसलमेर कितने गुना बड़ा है, तो 12.66 गुना बड़ा है। जैसलमेर धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। ये हुआ दोनों का कंसेप्ट। इस बार उसने जैसलमेर का पूछा, अगली बार आपसे धौलपुर का पूछ सकता है, इसलिए तैयार रहना। धौलपुर का क्षेत्रफल 3034, जैसलमेर का 38,401 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। सबसे बड़ा जिला क्या है, जैसलमेर। हाँ, यदि ये पूछे कि जैसलमेर के बाद सबसे बड़ा जिला है, देखिए जैसलमेर के बाद सबसे बड़ा जिला है तो बीकानेर, बाड़मेर नहीं है विद्यार्थियों। जैसलमेर के बाद सबसे बड़ा जिला है तो बीकानेर है। जैसलमेर के बाद सबसे बड़ा जिला कौन सा है, बीकानेर, बाड़मेर नहीं है। जैसलमेर के बाद सबसे बड़ा जिला बीकानेर, मतलब दूसरे नंबर पर कौन आता है, बीकानेर। पहले नंबर पर कौन आता है, जैसलमेर। सबसे छोटा जिला क्या है, धौलपुर। सबसे छोटा जिला क्या है, धौलपुर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किसने विदेशी आक्रमणकर्ताओं मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध किया। किसने विदेशी आक्रांता मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध किया। देखिए विद्यार्थियों, मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध किसने किया, पृथ्वीराज चौहान ने किया, महाराणा प्रताप ने किया, महाराणा कुंभा ने किया और बप्पा रावल ने किया। किसने किया, प्रश्न हमसे पूछ रहा है मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध। मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध किसने किया, ये हमसे ही पूछ रहा है। पृथ्वीराज चौहान ने किया, महाराणा प्रताप ने किया, महाराणा कुंभा ने किया और बप्पा रावल ने किया। देखिए पढ़ते हैं हम मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध। इस युद्ध को साथियों बोलते हैं तराइन का युद्ध। क्या बोलते हैं, तराइन का युद्ध। तो तराइन के 2 युद्ध हुए हैं। तराइन के कितने युद्ध हुए हैं, 2। ये तराइन फर्स्ट एक युद्ध हुआ है जिसको तराइन का प्रथम युद्ध बोलते हैं। तो तराइन फर्स्ट हुआ था साथियों 1191 में। तराइन फर्स्ट कब हुआ, 1191 में। किस किस के मध्य हुआ, पृथ्वीराज चौहान, ये अजमेर के थे, पृथ्वीराज चौहान। तृतीय है पृथ्वीराज चौहान थर्ड वर्सेज पृथ्वीराज चौहान थर्ड वर्सेज मोहम्मद गौरी। देखिए तराइन के 2 युद्ध हुए हैं। एक युद्ध हुआ था 91 में। एक युद्ध कब हुआ, 1191 में। कौन शासक था, पृथ्वीराज चौहान थर्ड वर्सेज कौन था, मोहम्मद गौरी। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। इस युद्ध में किसकी जीत होती है, पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, मोहम्मद गौरी वापस चला जाता है। तराइन का सेकंड युद्ध होता है। तराइन का दूसरा युद्ध होता है। तराइन का सेकंड युद्ध होता है। इसमें भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी होते हैं। इसमें भी कौन होते हैं, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। 1192 में। कब होता है, 1192 में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। द्वितीय युद्ध 1192 में। इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है। द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है। तो तराइन के 2 युद्ध हैं। तराइन का प्रथम युद्ध पूछे तो 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य, और द्वितीय पूछे तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य, लेकिन मोहम्मद गौरी की इसमें जीत हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान की जीत तराइन के प्रथम युद्ध में होती है। ये दोनों युद्ध हैं। तो किसने मोहम्मद गौरी से युद्ध किया, पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने। किसने किया, पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने। पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने मोहम्मद गौरी से युद्ध किया। महाराणा प्रताप के बारे में हमने कल के पेपर में देखा था, उसमें भी महाराणा प्रताप से प्रश्न आया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप ने लड़ा। हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा, महाराणा प्रताप ने। महाराणा कुंभा ने सारंगपुर का युद्ध लड़ा 1437 ईस्वी में। सारंगपुर का युद्ध किसने लड़ा, महाराणा कुंभा ने। कब लड़ा, 1437 ईस्वी में। इस सारंगपुर की विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसको विक्ट्री टावर बोलते हैं। कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में। बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ में, मेवाड़ में, मतलब चित्तौड़गढ़ में चौहानों का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। बप्पा रावल को चौहानों का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। इन्होंने 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार किया था। 734 ईस्वी में किसने, बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया था। तो ये बप्पा रावल है, ये पृथ्वीराज चौहान है, ये महाराणा प्रताप है, कुंभा है। इसका उत्तर है पृथ्वीराज चौहान।
चारों ऑप्शनों के बारे में मैंने आपको समझाया है। तराइन का फर्स्ट युद्ध 1191 में, पृथ्वीराज चौहान थर्ड वर्सेज मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान थर्ड वर्सेज मोहम्मद गोरी। इसमें जीत किसकी हुई? पृथ्वीराज चौहान की। द्वितीय युद्ध, दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 में। जीत किसकी हुई? मोहम्मद गोरी की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सोनारगढ़ कहाँ स्थित है? सोनारगढ़, अभी मैं आपको पूरे किले बता के आया हूँ पीछे, लेकिन फिर भी देखिए 2 प्रश्न आए थे। कितने प्रश्न आए थे? 2 प्रश्न किलों से। सोनारगढ़ कहाँ स्थित है? जोधपुर में है, अजमेर में है, बाड़मेर में है और जैसलमेर में है। सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जोधपुर में, अजमेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में। देखिए जोधपुर में विद्यार्थियों मेहरानगढ़ है। जोधपुर में कौन सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग है। जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग है। अजमेर में तारागढ़ है। अजमेर में क्या है? तारागढ़। मैंने आपको कल भी बताया था 2 तारागढ़ हैं, एक बूंदी में है तारागढ़ और एक अजमेर में है। तो तारागढ़ दुर्ग कहाँ है? अजमेर में। और बाड़मेर में क्या है? सिवाना दुर्ग है। बाड़मेर में क्या है? सिवाना दुर्ग कहाँ है? बाड़मेर में। इस दुर्ग में 1308 ईस्वी में शाखा हुआ था। सिवाना दुर्ग में 1308 ईस्वी में, 1308 ईस्वी में क्या हुआ था? शाखा हुआ था। आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग पर शासन हुआ था, शाखा हुआ था। क्या हुआ था? शाखा क्या होता है? जहाँ जौहर और केसरिया दोनों हो जाएं वो क्या कहलाता है? शाखा। तो 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग में शाखा हुआ था। उसके बाद जालोर दुर्ग में हुआ था। अगला है जैसलमेर। जैसलमेर में हम पढ़ के आए हैं अभी सोनारगढ़। जैसलमेर में क्या है? सोनारगढ़ दुर्ग। हमसे प्रश्न में पूछा क्या है? सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग है, जिसको जमीन का जेवर बोलते हैं। जयपुर में जयगढ़ दुर्ग है। और जोधपुर में कौन सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग है। जोधपुर में कौन सा है? मेहरानगढ़। अजमेर में कौन सा है? तारागढ़ दुर्ग है। बाड़मेर में सिवाना दुर्ग है। बाड़मेर में कौन सा है? सिवाना दुर्ग है। और सिवाना दुर्ग को जालौर दुर्ग की कुंजी भी बोलते हैं। सिवाना दुर्ग को क्या बोलते हैं? जालौर दुर्ग की कुंजी। और जैसलमेर में सोनारगढ़ दुर्ग है। जैसलमेर में क्या है विद्यार्थी? सोनारगढ़। तो ये था सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कुर्जा गीत राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। कुर्जा गीत राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। कुर्जा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कुर्जा गीत राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। कुर्जा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? देखिए किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? एक प्रकार की जनजाति है, एक प्रकार का खेल है, एक प्रकार का पक्षी है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए कुर्जा गीत राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। जो कुर्जा शब्द है, ये इसमें कुर्जा जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? हमसे ये पूछ रहा है। ये एक प्रकार की जनजाति है क्या? ये एक प्रकार का खेल है क्या? या एक प्रकार का पक्षी है, या इनमें से कोई नहीं? देखिए कुर्जा है, जो कुर्जा एक पक्षी है। कुर्जा क्या है? एक पक्षी है। कुर्जा क्या है? एक पक्षी है। कुर्जा एक पक्षी है। कुर्जा सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलते हैं? हमको पूछा जाए कुर्जा सर्वाधिक कहाँ है? किचनगांव। कुर्जा सर्वाधिक किचनगांव जोधपुर में मिलते हैं। कुर्जा सर्वाधिक देखने को कहाँ मिलते हैं? हमको किचनगांव जोधपुर में। तो कुर्जा क्या है? कुर्जा क्या है? एक पक्षी है। कुर्जा क्या है? एक प्रकार का पक्षी है। और कुर्जा सर्वाधिक देखने को कहाँ मिलते हैं? हमको किचनगांव जोधपुर में। किचनगांव जोधपुर में कुर्जा हमको सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। राजस्थान राज्य का भौगोलिक फैलाव है। राजस्थान राज्य का भौगोलिक फैलाव है, हमसे प्रश्न पूछा है। उसके ऑप्शन ये दे रखा है उसने 5,42,000, 5,42,000, 4,51,000, 3,42,000 और 2,42,000। देखिए विद्यार्थियों, भौगोलिक फैलाव से तात्पर्य है क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्या पूछ रहा है? वो हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किमी स्क्वायर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। देखिए इसमें 3,42,000। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। राजस्थान का भौगोलिक फैलाव कितना है? 342। राजस्थान का भौगोलिक फैलाव कितना है? 342। इस तरह के प्रश्न पूछते थे, इस तरह के पहले
प्रश्न पूछते थे विद्यार्थियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कौन से लोक देवता सांपों के देवता के नाम से प्रसिद्ध है? देखिए विद्यार्थियों, किस लोक देवता को सांपों के देवता कहा जाता है? ऑप्शन ए गोगा जी को, ऑप्शन बी रामदेव जी को, ऑप्शन सी बीका जी को और ऑप्शन डी तेजा जी को। सांपों के देवता, किस लोक देवता को सांपों के लोक देवता कहा जाता है? सांपों के लोक देवता कहा जाता है विद्यार्थियों गोगा जी को। सांपों के लोक देवता किसको कहा जाता है? गोगा जी को। चलिए गोगा जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। गोगा जी, गोगा जी से सर्वाधिक प्रश्न पूछा जाता है तो इनका प्रसिद्ध मेला, गोगा जी का सर्वाधिक यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो क्या पूछा जाता है? प्रसिद्ध मेला। इनका जन्म कहाँ हुआ? देखिए गोगा जी का जन्म हुआ ददरेवा चूरू में। कहाँ हुआ? ददरेवा चूरू। गोगा जी का जन्म हुआ ददरेवा चूरू में। देखिए इनका प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है विद्यार्थियों? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। गोगा जी से सर्वाधिक प्रश्न आते हैं वो इस पोर्शन से आते हैं। गोगा जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन गोगा जी का प्रसिद्ध मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो पक्ष होते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको अच्छे से समझा दिया कि कौन सा कृष्ण पक्ष होता है, कैसे इसको याद करें, और कौन सा शुक्ल पक्ष होता है, कैसे उसको याद करें। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में गोगा जी का प्रसिद्ध मेला लगता है। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ? ददरेवा चूरू में। एक इनके उपनाम से प्रश्न आते हैं। तो गोगा जी के उपनाम है, देखिए सांपों के देवता। गोगा जी के उपनाम है सांपों के देवता, जाहर पीर, जिंदा देवता, साक्षात देवता। देखिए विद्यार्थियों, ये गोगा जी के उपनाम है। गोगा जी को किन किन नामों से जाना जाता है? सांपों का देवता, गोगा जी को सांपों का देवता कहा जाता है। जाहर पीर कहा जाता है। गोगा जी को क्या कहा जाता है? जाहर पीर कहा था महमूद ने। जाहर पीर किसने कहा था? महमूद ने। जाहर पीर कहा जाता है गोगा जी को। जिंदा देवता कहा जाता है और साक्षात देवता कहा जाता है। इन्होंने जब युद्ध किया अपने चचेरे भाइयों के साथ गायों की रक्षा के लिए, जब इन्होंने युद्ध किया तो उनको ऐसा लग रहा था कि जिस भी सैनिक के साथ मेरे जितने भी सैनिक हैं उनके साथ हर जगह गोगा जी लड़ रहे हैं, हर जगह गोगा जी दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसलिए इनको क्या कहा? साक्षात देवता। क्या कहा गया? साक्षात देवता। तो ये था गोगा जी का थोड़ा सा जीवन परिचय। वैसे गोगा जी बहुत बड़ा चैप्टर है, इनका अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। मैंने आपको शॉर्ट टर्म में समझाया है कि गोगा जी से प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो इनका जन्म स्थान पूछा जाता है तो ददरेवा चूरू में है, या इनका प्रसिद्ध मेला पूछा जाता है तो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन। गोगा जी का प्रसिद्ध मेला भादों कृष्ण नवमी के दिन लगता है। और इसके अलावा इनके उपनाम देखिए, उपनाम इनको जिंदा पीर कहा जाता है, जिंदा देवता कहा जाता है, जाहिर पीर कहा जाता है, साक्षात देवता कहा जाता है और सांपों के देवता कहा जाता है। ये गोगा जी हुए। चलिए हमारा जो प्रश्न था कौन से देवता सांपों के देवता, उसका उत्तर है गोगा जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, लोकसभा में कितने सदस्य राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं? लोकसभा में कितने सदस्य राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं? देखिए साथ ही प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा में 25 सीटें। लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें? 25 सीटें हैं। 200 सीटें किस में? देखिए लोकसभा में कितनी सदस्य राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं? 25। लोकसभा में कितने सदस्य राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं? 25। और विधानसभा में कितनी सीटें? देखिए एक मिनट, लोकसभा में 25 सीटें। लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें? 25। और विधानसभा में
विधानसभा में 200 सीटें। विधानसभा में कितनी है विद्यार्थियों? 200 सीटें। विधानसभा में कितनी है? 200 सीटें। विधानसभा में 200 और लोकसभा में 25 सीटें। विधानसभा में 200 सीटें। ये था आज की हमारा कंसेप्ट जो मैं आपके लिए लेकर आया था। विद्यार्थियों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद आपका, हमारी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। उसके अलावा हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें और क्या करें? सब्सक्राइब करें। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। ये क्या है? हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। यदि आपको किसी भी जीके से संबंधित किसी भी पोर्शन के नोट्स चाहिए या हमारे इस बोर्ड का जो पीडीएफ चाहिए, ई नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे हम आपको हमारा जो ऑफिशियल ग्रुप है, हमारा जो बीएसटीसी या एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र या किसी भी जिस विषय वस्तु से आप संबंधित हैं उसका हमारा जो ऑफिशियल ग्रुप है उसमें हम आपको ऐड कर देंगे, जिससे आपको सभी बोर्ड्स के पीडीएफ, ई नोट्स या किसी भी विषय वस्तु, पढ़ने योग्य विषय वस्तु जो भी आपको चाहिए वो हम उपलब्ध करवा देंगे। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करें। देखिए विद्यार्थियों, हमने 2015 और 2016 दोनों पेपरों का सॉल्यूशन लगभग कर लिया है। 2015 का कंप्लीट हो गया है, 2016 के भी लगभग दोनों पेपरों का 2016 के लगभग 2 वीडियो में एक पेपर का सॉल्यूशन लगभग हो गया है। यदि इसमें कुछ प्रश्न रह रहे होंगे तो मैं उनको और देखूंगा। बाकी कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, धन्यवाद साथियों, नमस्कार।